हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो, सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एटॉम्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के एंड तक आपको एटलीस्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 नीट के 23 के एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझते हैं। एनर्जी ऑफ H एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैज द एनर्जी इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। एनर्जी क्या पूछा गया है, ग्राउंड स्टेट में कितनी दी गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पूछा गया है, तो n=1 जो है, जो हमारा है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ये n=3। तो ये है हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी ये पूछी गई है। ओके, अब समझते हैं कि एनर्जी क्या थी। En=-13.6 बाई n², यही थी, है ना। 13.6 बाई n², ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=3 यानी कि 13.6 बाई 3² यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 9। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो ऑप्शन सी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? कुछ है नहीं इस क्वेश्चन, बस इसको समझना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n=2 रख देते हैं, राइट, जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.5 h/π। ओके, द एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट इज नियरली। एनर्जी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम दिया है। एंगुलर मोमेंटम क्या दिया गया है, mvr = 1.5 h/π, ठीक है, 1.5 h/π। हम क्या जानते थे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, mvr = nh/2π। ये हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होती है। यहां से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, nh/2π, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 h/π। तो यहां से h/π विल कैंसिल आउट। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1.5 × 2 दैट इज 3, ठीक है, 1.5 × 2 दैट इज 3। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हम समझ गए कि n क्या है, कौन से ऑर्बिट है या कौन सा एनर्जी लेवल है, n=3 वाला एनर्जी लेवल है। अब क्या है, एनर्जी निकालनी है। En = -13.6 बाई n²। सेम देखो पिछले वाले इक्वेशन की तरह हो जा रहा है ये, -30 वाले 13.6 बाई 3² यानी कि यहाँ पे आ गई 9 एंड फिर से अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होगी। देखो ऑप्शन में है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखो पिछला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 और ये किस तरह से रिलेटेड है। वहां पे आपको एनर्जी बताया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि ग्राउंड स्टेट में इतनी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। यहाँ पे क्या किया आपसे, यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल डायरेक्टली नहीं बताया। एनर्जी लेवल के बदले क्या बता दिया गया कि इसकी जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है वो दी गई है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2π होती है, हम जानते हैं, राइट। सो nh/2π से हमने n की वैल्यू निकाली तो हमारे एनर्जी लेवल मिल गया, कौन सा है, तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जैसा है। तो En इक्वल्स टू -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये भी नीट के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज इज लैम्डा। ओके, नाउ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज विल बी, ब्रैकेट सीरीज में कितनी वेवलेंथ होगी। देखो, बार्मर सीरीज हो या ब्रैकेट सीरीज हो या फिर कोई भी सीरीज हो, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो आपको यह समझना है जो N2 है, राइट, जो N2 है वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे जो 1/λ, अगर मैं बार्मर सीरीज की बात कर रहा हूं, लैम्डा भी, ये लैम्डा दी गई है तो लैम्डा लिखते हैं, तो यहां पे क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 क्या है, बार्मर सीरीज क्या होती है, लाइमन बार्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड, इसका क्या होती है 1, इसमें 2, इसकी 3, इसकी 4, 5, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगी, देखो यहां पे आ जाएगी 2 की स्क्वायर, ये कौन सी है, बार्मर सीरीज है, माइनस इंफिनिटी की स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पूछा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एक्साइटेड स्टेट कहां से वो निकल के आ रही है, इंफिनिटी से निकल के वो लेवल, एनर्जी लेवल 2 पे आ रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस समथिंग बाई इंफिनिटी, 0, सो 1/4, सो ये कितनी आ जाएगी, r/4। अब ऐसे ही बात करता हूं, अगर ब्रैकेट सीरीज की, ये किसकी बात कर रहे थे, बार्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज की बात की जाए, ठीक है, ब्रैकेट, सॉरी छूट गया, BRACKET, ओके, CKET, ब्रैकेट के बारे में हम ले लेते हैं लैम्डा डैश इक्वल्स टू r इंटू 1 ब्रैकेट कितने में आ रहा है, 4 में आ रहा है, सो 4 की स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी की स्क्वायर। ओके, यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/16, ठीक है, सिंपली r/16 आ गई। अब क्या पूछा है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, यानी कि लैम्डा डैश अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1/λ है r/4, तो लैम्डा कितना हो जाएगी, 4/r, बाई लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, 16/r, r विल कैंसिल आउट, अब क्या हो जाएगी, 4 4 16, सो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश कितनी आ जाएगी, देखो 1/4, सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4 लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए कंफ्यूजन। एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी लेवल्स है ना, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि इंफिनिटी से किसी एक एनर्जी लेवल पे आ रही है, जो अगर लाइमन बोले तो एनर्जी लेवल 1 पे, बार्मर बोले तो 2 पे, इस तरह से आपको समझना है। बस पुट करके हमने वैल्यू निकाल दी, इसकी रेशियो निकाल दी, तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन 1 लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4 लैम्डा। ओके, अच्छा, काफी लोग इस इक्वेशन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर होगी, ठीक है, जेड स्क्वायर होगी, लेकिन मैंने लिखा क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू होती है 1, ठीक है, जेड की वैल्यू होती है 1, सो जेड स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे तो जेड स्क्वायर लिख भी सकते हो, या फिर अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ऑलरेडी कैलकुलेशन में 1 आप लिख देना, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो मैं लिख के रख देता हूं, 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया बात। ओके, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, z इक्वल्स टू 1 है हाइड्रोजन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके नीट के 2022 के पेपर में पूछा गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं एक बार कि द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 to the power -11 मीटर. What is the radius of the third orbit of hydrogen atom? ठीक है, तो ऑर्बिट के बारे में हम क्या लिखते हैं, nth ऑर्बिट के हम जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या लिखे थे कि r नॉट दैट इज द इनर मोस्ट ऑर्बिट, r नॉट इंटू n स्क्वायर बाय z. ठीक है, ये लिखे थे इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये जो था ये इन एंगस्ट्रॉम में था. अच्छा, ये कितनी दी गई, 10 to the power -11 में. अगर इसको मैं 10 to the power -10 में करूं तो 0.53 लग जाएगा. तो आर नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम में लिख सकता हूं इंटू 10 to the power -10. ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां पुट करते तो क्या आ जाएगी, देखो 0.53 इंटू, अब n स्क्वायर कितना होगा, ये क्या दी गई, द हाइड्रोजन एटम, तो यानी कि z इक्वल्स टू आ गई 1. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, थर्ड यानी कि n इक्वल्स टू 3, सो 3 की स्क्वायर, तो सिंपली मेरे पास क्या आएगी 0.53 इंटू 9. ये आ गया, कुछ करने वाली बात है नहीं. यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 3 27 एंड देन अगेन 45 और फिर 247 7 4. सो कितने आ गए आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4.47 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 4.47 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ये सारे फॉर्मूले जो है ये मैं कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले जो वीडियो में बनाया था एटॉम्स का, उसमें मैं बता चुका हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं क्वेश्चन को. लेट r1 बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड r2 बी द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑफ द इन बोर्स मॉडल द रेशियो ऑफ r1 बाई r2. रेडियस का रेशियो पूछ लिया गया. अभी जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसकी फॉर्मूला देखी थी कि r इक्वल्स टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z. तो यहां से आप समझ सकते हो कि रेडियस जो है वो ऑर्बिट पे यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट पे किस तरह डिपेंड कर रही है. तो हम क्या समझ रहे हैं, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है n स्क्वायर के, है ना, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही. तो अगर मैं r1 बाई r2 करूं तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा. n1 क्या है, देखो यहां पे दिया गया है r1 किस पे है, टू बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट. सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि n इक्वल्स टू 2, तो 2 की स्क्वायर. और r2 क्या है, रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट. फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, तो n इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 4, सो n2 इक्वल्स टू 4 की स्क्वायर. सिंपली क्या आ जाएगा, 4/16 यानी कि 1/4 और 1:4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कहीं पे है 1:4, देखो 0.25 है, ये भी चलेगा, है ना, 0.25 है तो वो भी चलेगा. 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 0.25. ठीक है ना, समझ में आ गई क्वेश्चन कि क्या है. कभी कभी इस तरह से भी आपको रेशियो दिया रह सकता है. ओके, लिख देता हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये भी बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ग्राफिकल क्वेश्चन है, कुछ समझने या फिर कुछ डिफिकल्टी इसमें होनी नहीं चाहिए. द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विथ इट्स एसोसिएट मोमेंटम. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पूछ लिया गया है मोमेंटम से ग्राफ. क्या होता है भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू, आप बोलोगे सर h बाई एम वी. मोमेंटम क्या है, ये एम वी, तो हम लिखते हैं कैसे इसे, h बाई पी. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी. तो ये किस तरह का ग्राफ फॉर्म हो रहा है,
h/p, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लैम्डा हम अगर मोमेंटम को अगर हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू घटते जाएगी, मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू घटते जाएगी। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन कर्व आपको दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y = mx, ये होनी चाहिए प्लस सी और माइनस सी, कुछ भी, ठीक है, प्लस माइनस सी में लिख देता हूं, ये होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन की। और ये इक्वेशन किसका दिख रहा है? हाइपरबोला का दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये देखो, ये इंक्रीजिंग स्लोप है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इंक्रीजिंग स्लोप नहीं होगा। इंक्रीजिंग स्लोप कब होता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का कुछ हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। तो डिक्रीजिंग स्लोप ये दो ऑप्शन में है, ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप ये दो ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से आनी चाहिए? y = mx ± c के फॉर्म में आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन 3। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी अगर आपको, जैसे नीट में बहुत लोग होते हैं ना जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं, वो मैथमेटिक्स नहीं लेते। तो मैथमेटिक्स अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको हाइपरबोला या फिर स्ट्रेट लाइन, इनके कंसेप्ट आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच कर रहा है तो आप टिक लगाओ, अगर नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन चूज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मस्त, एकदम आसान सा क्वेश्चन है जो कि 21 के एग्जाम में पूछा गया था। लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट and the second excited state of the hydrogen atoms respectively. Now, according to the Bohr's model of an atom, the ratio of T1:T2 is, एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। तो एनर्जी पहले ऑर्बिट में क्या दी गई? नॉट पहले ऑर्बिट, पहले स्टेट की बात करें, फर्स्ट स्टेट में तो कितनी दी गई है? फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n = 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n = 3, ठीक है। फर्स्ट में n = 1 मत लिखना, जब भी एक्साइटेड कह दिया गया है तो ग्राउंड से ऊपर वाला फ्लोर है, ठीक है। सिंपल सा हम समझते हैं कि ग्राउंड फ्लोर को हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले को हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ के जाना है, ये नहीं कि नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाला सेकेंड फ्लोर, ऐसा हम नेमिंग नहीं करते हैं, ओके। इसमें कोई ऐसा रीजन नहीं है कि क्यों नहीं करते हैं, राइट, ये शुरू से ऐसा नोमेनक्लेचर है, इस तरह से चलते आ रहा है, ओके। तो समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो n = 2 और n = 3। अब एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे T1 एनर्जी दी गई है, दैट इज एनर्जी होती क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मैं T1 यहाँ भी लिखूं, सिर्फ एनर्जी लिखूं, तो एनर्जी की फॉर्मूला हम क्या जानते थे? En = -13.6 Z²/n², यही तो हम एनर्जी लिखते थे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब देखो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? n² के, ठीक है। बस प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व कर देंगे हम। सो T1/T2, यहाँ पे एनर्जी जो E के जगह पे T1T2 दी गई है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? n2²/n1², इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या दी गई? n2 क्या है? n2 है ये वाली टर्म, दैट इज 3। सो 3 की स्क्वायर बाई ये कितनी है? 2 की स्क्वायर, यानी कि आ गया कितना हमारे पास? 9/4। सो T1/T2 = 9/4 और 9:4, ठीक है। देखो 9:4 है क्या? ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बात? बहुत ही सिंपल सा है, प्रोपोर्शनलिटी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो बहुत ही सिंपल, एक और क्वेश्चन है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल इन चारों ऑप्शन में से किस में वैलिड नहीं हो रहा है? बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बना है। तो अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम ना हो तो बोर्स मॉडल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पे देखो ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, हम जानते हैं। तो ये भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। ड्यूटन क्या है? एक आयन है, ओके, ड्यूटेरियम। Now, singly ionized neon atom
नियॉन एटम। हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिस जिस केस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिस जिस केस में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सारे केस वैलिड होंगे। जैसे सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलिड होगा। हाइड्रोजन एटम वैलिड होगा, ड्यूटेरियम वैलिड होगा। इसमें नहीं है। नियॉन एटम में सिंगली आयोनाइज्ड, अगर नियॉन क्या है, एक जिसे हम नोबल गैस कहते हैं, एक उसके लाइक पूरे उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं कह सकते उसमें है। ओके, अब सिंगली आयनाइज होती है तो वो फिर भी हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं बन रही है। सो ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फॉर विच ऑफ बोर मॉडल इसमें फॉलो नहीं होगा। क्वेश्चन सिंपल था, 21 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक और ऑप्शन आएगा, हाँ, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली। टोटल एनर्जी दी गई है कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3.4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। देखो कहां कहां दिया गया, तो ये दो ऑप्शन जो है 3 और 4, ये दो ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होने के चांसेस है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी की हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ट्वाइस ऑफ 3.4। इसका मतलब क्या है, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट, सॉरी माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी रहती है, ये छोटा सा मिस्टेक, ट्वाइस ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस काइनेटिक यानी -3.4 और ये कितनी आ जाएगी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, समझ में आया बात। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, देखो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 2018 के पेपर में, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है बिल्कुल 30 सेकेंड वाला सोल्यूशन और एक है प्रोसेस से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले एक काम करता हूं, मैं 30 सेकेंड वाला सॉल्यूशन पहले बताता हूं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी के नेगेटिव के। कैसे, अभी इससे पहले ही मैंने एक काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहां पे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। ठीक है, 30 सेकेंड सोल्यूशन सुन लो, 30 सेकेंड सोल्यूशन है ये, तो इसके बराबर होती है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हुई, अब काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी की अगर मैं वैल्यू निकालूं, रेशियो निकालूं, तो मेरे पास कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी के टोटल एनर्जी के जगह पे मैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं और ऊपर क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/-1, दैट मीन्स 1:-1। ये आ गई रेशियो। कुछ करना था, 1:-1, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमने 30 सेकेंड वाला सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सोल्यूशन कैसे हो सकता है, देखो काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी के बराबर हो सकते हैं। अब आप काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालो, फिर टोटल एनर्जी अलग से निकालो, फिर इसकी वैल्यूज पुट करो, बस इतना ही है क्वेश्चन। सिमिलर टाइप का। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम फोर्स के मदद से निकाल सकते। बोर्स के एटॉम, बोर्स ऑर्बिट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज kz
ई स्क्वायर बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स और बिटवीन द टू पार्टिकल्स, वो क्या हो जाएगी बाई आर स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है, बैलेंस्ड किससे होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहां से आर आर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर के जगह पे हम ये वाला टर्म पुट कर देंगे, यानी कि के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसी का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। अब फिर से रेशियो करो, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, तो ये रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, दिस टर्म बाय दिस टर्म, यानी कि के जेड ई स्क्वायर बाय आर 2r बाय माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। कितनी आ गई, फिर से देखो ये टर्म पूरा पूरा कैंसिल, यानी कि 1 बाय -1, अगेन 1:-1। ठीक है, अब इस टोटल एनर्जी के जगह पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी दी रहती तो आपको क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के हाफ होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के हाफ होती है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल देते। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सिंपली 30 सेकेंड वाला रूल फॉलो करो, 30 सेकेंड वाला सोल्यूशन फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे नीट के एग्जाम में फ्रॉम द चैप्टर एटम्स। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।